नमो नमः। ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं शास्त्रीय प्रथम वर्ष के लिए अध्याय 5 पढ़ रहे थे। सोना रेखा चित्र है ये जो महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखी है। इसका भाग 2 अध्ययन पढ़ रहे थे। भाग 2 का अध्ययन हम करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सोना के बारे में, किस तरह से सोना जो हिरणी है उसका किस तरह से वो अपनी माँ से बिछड़कर है वो एक मानव जगत में आ गई और मानव जगत में आने के बाद है वो किस तरह से उसका पालन है वो किया गया, किस तरह से उसके सुनहरे बालों के कारण है उसका नाम है सोना है वो पड़ गया था और कैसे वो धीरे धीरे जब आई थी तो छोटे बच्चे के रूप में बिल्कुल छोटा जिसके मुंह में दूध का निप्पल तक नहीं आता था, बड़ी मुश्किलों से इसे पाला पोसा गया था। और जब धीरे धीरे ये उसे ऐसी आदतें हैं वो डाली गई। रात को महादेवी वर्मा के पलंग के पास है वो सटकर सोती थी, बैठती थी, वहाँ पर गंदा कर देती थी। तो वहाँ पर गंदा न करने की आदत है वो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद है वो उसे पड़ी थी। अंधेरा होते हुए पलंग के पास आ बैठती, उसमें सवेरा होने पर फिर बाहर है वो उछल कूद करने लगती थी। उसका दिन भर का कार्यक्रम एक प्रकार से निश्चित ही था कि क्या क्या करना था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए पहले वह कौतुक का कारण रही। विद्यार्थी थी, विद्यार्थिनियां थी छात्रावास की, तो सभी के लिए कौतुक का विषय बड़ी जिज्ञासा से सब देखते थे, उत्सुक होकर देखते थे। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी प्रिय साथी बन गई थी जिसके बिना उनका किसी भी प्रकार से मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाना और चने खाकर सोना, कुछ देर में कंपाउंड में चारों ओर पैरों के संतुलित कर चौकड़ी भरना अभिनंदन जो होते हैं चौकड़ी भरकर उछल उछल कर चलते हैं। फिर वह छात्रावास पहुंचते और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर जाकर निरीक्षण करती, प्रत्येक कमरे में जाती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती। कोई छात्र हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखा रही है और कोई पूजा कर रही है। सोना के पहुंच जाने पर इन विविध कर्म संकुलता में एक नया काम हो जुड़ जाता था। अब सोना थी वो सुबह सुबह जाती थी सभी के कमरों में निरीक्षण करने के लिए। और उस समय छात्रावास की जो विद्यार्थियां थी, लड़कियां थी, वो कुछ ना कुछ अपना काम करती रहती थी। जैसे ही सोना जाती थी उनके काम में है एक काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा तिलक कर देती थी, कोई पूजा के बतासे है वो खिला देती थी, कोई कुछ है उसके साथ रमने में लग जाती थी। मेज में उसके पहुंचती छात्रा यानी नौकर चाकर तक दौड़ आती और सभी उसे कुछ ना कुछ खिलाने को उतावले रहती। इतनी प्रिय बन गई थी सबकी। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। बिस्कुट तो खा लेती थी लेकिन और खाद्य पदार्थ उसे अच्छे नहीं लगते थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चलती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय किस प्रकार जान लेती थी यह समझने को उपाय नहीं है। तो कहती है कि उसके जो कार्यकलाप थे बड़ी निश्चित थे। मेरा भोजन का समय हो गया, पता नहीं उसे कैसे पता चलता था, कैसे जान लेती थी। परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती, तब तक मुझसे सटी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता और मेरे पास बैठी रहती। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक पाती थी। सोना जो हिरणी थी उसे कच्ची सब्जियां ज़्यादा पसंद थी। हाँ, हालांकि वो कुछ चावल और कुछ रोटी भी खा लेती थी महादेवी वर्मा जी के साथ। घंटी बजने पर फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। देखिए कैसे पता चलता था उसे कि प्रार्थना का समय हो गया है, प्रार्थना के लिए है बच्चे जा रहे थे, वहां पहुंच जाती थी। और छात्रावास के सामान्य कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती थी। उसे छोटे बच्चे दिखते थे क्योंकि उसके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। अब छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई का दबाव नहीं रहता, खेलने का ज़्यादा रहता है, तो वो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा रहते थे क्योंकि उसके साथ वो भी उछल कूद करते थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते, वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता था क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती थी। एक कक्षा की खेल के मैदान में, फिर दूसरी कक्षा आ गई, फिर तीसरी कक्षा आ गई, तो ऐसे तो घंटों चलता रहता था इसका सोना का जो खेल था। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। महादेवी वर्मा के प्रति अपना स्नेह है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करती थी। वो बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। बाहर खड़ी रहती, सिर के ऊपर से छलांग लगा लेती थी, दूसरी ओर चली जाती। प्राय देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु पैरों को इस प्रकार सिकोड़ के रखती थी जैसे मेरे सिर को इतनी ऊंचाई ला रखती थी कि चोट लगने की कोई संभावना नहीं। अब जब देखता था उसे इस तरह से मेरे ऊपर से छलांग लगाते होते तो देखने वाले को लगता था कि उसके पैरों से मेरे सिर में कहीं चोट नहीं लग जाए, महादेवी वर्मा को चोट नहीं लग जाए। लेकिन ये इतनी
सजगता के साथ अपने पैरों को मोड़ कर रखती थी, उसको सिकोड़ कर रखती थी कि किसी भी तरह से है वो कूदे तो लगने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती थी। भीतर आने पर मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती थी। मेरे बैठे रहने पर साड़ी का छोर है वो मुँह में भर लेती थी। पीछे चुपचाप खड़े होकर कभी चोटी चबा जाती थी। डांटने पर अपनी बड़ी गोलों चकित आंखों से ऐसी उत्सुकता से देखती थी, जिज्ञासा भरकर देखने लगती थी कि हंसी आ जाती थी। कवि गुरु कालिदास ने अपने नाटक में मृगी मृग शावक आदि को इतना महत्व क्यों दिया, ये हिरण पालने के उपरांत ही मुझे पता चला है कि कवि कालिदास ने अपने जो नाटक लिखे हैं उनमें हिरण और हिरण के जो बच्चे हैं उनको इतना महत्व क्यों दिया, ये मुझे अब पता चला है कि जब मैंने हिरण को पाला है। पालने पर वह पशु ने रहकर ऐसा स्नेही संगी बन जाता है, भले ही वो पशु हो लेकिन जब उसे पालते हैं तो ऐसा स्नेही बन जाता है, ऐसा संगी बन जाता है जो मनुष्य के एकांत शून्य को है वो अपने उल्लास से भर देता है। परंतु खींच उत्पन्न करने वाली जगह से उसे बोझिल नहीं बनाना। खींच हो जाए, अकेलेपन में हमें खींच आने लगती है, अपने आप में गुस्सा आने लगता है, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर आपने हिरण पाला है तो आपको कभी ऐसे शून्य में नहीं जाने देगा, ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होने देगा, ऐसी खींच पैदा नहीं होने देगा। यदि मनुष्य दूसरे मनुष्य से केवल नेत्रों से बात कर सकता है तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाते हैं, परंतु प्रकृति को यह अभिष्ट नहीं रहा। समुदाय इसी से मनुष्य वाणी द्वारा परस्पर किए क्या आघात और सार्थक शब्द बाहर से दबे हुए प्राणों पर इन भाषा जीव किसने तरह दृष्टि का चंदन लेप लगाकर स्वस्थ और अस्वस्थ होना चाहता है। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास से प्राप्त हो गया कि जो पशु होते हैं मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं। वो नहीं जानते कि इनमें छल भी हो सकता है और वो उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से भी अपरिचित रहते हैं। यह सत्य मुझे सोना के आने के बाद पता चला। कैसे अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसके लिए स्नेह से लगता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। और भले ही अध्यापिकाएं थी लेकिन उनसे सोना को कोई लेना देना नहीं। वह तो उन्हीं को पहचानती थी जो उसे स्नेह करते थे, जो उसे प्यार करते थे, जो उसे दूध पिलाते थे। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानते हैं आप। कुत्ते को मानते ना स्वामी भक्त होता है कुत्ता। वो स्वामी के स्नेह क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित भी रहता है। कुत्ता स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट भी आ बैठता है और क्रोध करने पर सभी को देने बढ़कर दुबक भी जाता है। ऐसे कुत्ते का स्वभाव होता है। पर हिरण ये अंतर नहीं जानता। हिरण नहीं जानता ये अंतर कि कब क्रोध किया जा रहा है, कब उस पर स्नेह लुटाया जा रहा है। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन, इसलिए वो डरता नहीं है क्योंकि उस भय को जानता ही नहीं है। हिरण जो होता है यदि उस पर क्रोध किया जाए तो अपनी चकित आंखों से और अधिक उसमें भरकर पालने वाले की ओर है वो एकटक देखने लगता है। मानो पूछता वो क्या है, क्या उचित है। वह केवल स्नेह को पहचानता है। उसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। स्नेह को जानता है, जब उस स्नेह को पहचान लिया इसकी स्वीकृति के लिए वो अनेक प्रकार की क्रियाएं भी करता है। हिरण जो होता है चेष्टाएं करता है। मेरी बिल्ली, गोधुली, कुत्ता, हेमंत और बसंत, कुत्ती फ्लोरा सब पहले स्नेह अतिथि को देखकर रुष्ट हुए। तो कहते हैं अब देखिए मैंने पहले बताया महादेव वर्मा जी तो पशुप्रियता उनको थी, तो इसलिए उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी जिसका नाम गोधुली था। कुत्ते पाल रखे थे हेमंत और बसंत, एक कुतिया पाल रखी थी फ्लोरा। तो सब पहले स्नेह अतिथि के आने पर रुष्ट हुए कि इसको क्यों ले आए। परंतु थोड़े दिनों में सोना सबसे सख्य स्थापित कर लिया। सोना ने सबकी सखी बन गई, प्रिय बन गई। फिर तो वह घास पर लेट जाता, कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब इस खेल को तन में हो जाता तब अचानक चौकड़ी पकड़ भागते हुए गिर पड़ते इसके और इसके पीछे दौड़ लगाते। तो कहते हैं सब मिलजुल कर वो खेलने लगे। कुत्ता कोई हेमंत, बसंत, गोधुली, बिल्ली से, फ्लोरा, कुतिया से सबसे हिल-मिल गई थी। बस का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक के हरिणों में परिवर्तित होने लगी। तो 1 वर्ष की हो गई सोना। जो शावक थी वो बड़ी हो रही थी, बड़ी होने लगी। उसके शरीर में पिताब रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। उसके जो पीले पीले जो रोए थे वो कैसे दिखने लगे थे, ताम्रवर्णी दिखने लगे थे। अब तांबे के जैसे टांगे अधिक सुडौल हो गई थी और खुरों में कालेपन में भी अब चमक आने लगी थी, बड़ी हो गई थी। ग्रीवा अधिक भंगिम और लचीली हो गई थी। ग्रीवा गर्दन, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव भी दिखाई देने लगा था। स्निग्धता दिखाई देने लगी थी। वस्तुतः सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों
और उसकी दृष्टि से मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल और में नीले गोलक दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के पलकों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। ऐसी सुंदर आंखें दिखने लगी थी उसकी। संभवतः अब उसमें बंद तथा स्वजाति का स्मृति संस्कार जगने लगा था। शायद ऐसा होने लगा था अब वो अपनी जाति के जो अन्य मृग है उनसे उसके मिलन का समय था। उसकी याद के संस्कार उसमें जागने लगे थे। उसके वन उसे याद आने लगा था। प्राय सुने मैदानों में ऊंची गर्दन करके किसी के आहट की प्रतीक्षा करती रहती थी। बसंत की हवा बहने पर वह मुंह की प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती थी। बसंत की हवा जब आती थी तो उसकी जो ये उत्सुकता थी, आहट की जो प्रतीक्षा थी और अधिक मार्मिक हो जाती थी। शेषों की शादियों और उसके उछल कूद से अब उसका पहले जैसा मनोरंजन नहीं रहा था। अतः उसकी प्रतीक्षा के क्षण है वो अधिक बीतने लगे थे। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के कांच के कोनों में 4 बच्चों को जन्म दिया। वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। फ्लोरा जो कुतिया थी उसने भक्तिन की जो अंधेरी कोठरी थी उसमें 4 बच्चों को जन्म दिया और वो अपने उसी बच्चों के पालने में संरक्षण में है वो लग जाती है। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। जब उसने देखा, इसने सोना ने देखा कि फ्लोरा थी वो कैसे छोटे छोटे जीवों से घिरी रहती है तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हो, विस्मय भरी उसकी दृष्टि से देखने लगे। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चित होकर लेटी हुई है। पिल्ले आंखें बंद करने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया, उन फ्लोरा के छोटे बच्चों के बीच में। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत व गोधूली को जो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उसे छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर घूमने लग जाती थी। ये देखिए कैसा विचित्र प्रेम था कि फ्लोरा तो जो कुत्ते हेमंत, बसंत, बिल्ली थी इन्हें अपने बच्चों के पास आने ही नहीं देती थी, लेकिन सोना पे इतना भरोसा, इतना विश्वास कि उसके इतना अस्वस्थ थी कि उसके भरोसे छोड़कर वो इधर उधर घूमने के लिए चली जाती थी। संभवतः सोना की स्नेही अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी कि ये हिंसक नहीं है, स्नेही दृष्टि वाली है। पिल्लों के बड़े होने पर उसकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानव स्मृति के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी बढ़ती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां वापस लौट आई। कुछ दिन तक तो सोना है वो इन बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रही, उसे अपनी प्रतीक्षा को भूल गई, अपना वन क्षेत्र को भूल गई, अपने जाति के मृगों को भूल गई। लेकिन जैसे ही वो बड़े हो गए और ये जो पिल्ले भी इसके पीछे पीछे घूमते रहते थे, ये आनंद उत्सव थोड़े दिनों में पुराना पड़ गया, तब उसे फिर से अपनी याद आई वही शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां फिर से उसके जीवन में लौट आई। उसी वर्ष गर्मी में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। महादेव वर्मा जी का बद्रीनाथ जाने का। प्राय मैं अपने पालतू जीव के कारण प्रवास में कम रहती हूँ, तो अब जितने सारे जीव पाल रखे थे तो उनकी जिम्मेदारी के कारण है वो प्रवास नहीं कर पाती थी। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहते पर मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती थी। पता नहीं वो कैसे उनका ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे। पालतू जीवों मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना रह ही नहीं सकती थी। फ्लोरा जो कुतिया थी, छात्रावास बंद था, बच्चियां चली गई थी, गर्मियों की छुट्टियां जो हो गई थी। अब सोना के नियमित कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। नित्य के कार्यक्रम जो लड़कियों के कमरों में जाती थी, घूमती थी, निरीक्षण करती थी, उनके साथ रहती थी, तो ये कार्यक्रम भी बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंदोल्लास के लिए अवकाश कम था। हेमंत, बसंत मेरी यात्रा तजनीत अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे, तो हेमंत जो कुत्ते थे, बसंत कुत्ता था, वो तो जानता था महादेव वर्मा की इस अनुपस्थिति का, लेकिन सोना नहीं जानती थी ये सब। होल डाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते हुए दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनि के सम्मिलन स्वर से मुझे मानो उपालम देने लगते थे। कुत्ते जो थे ऐसे बोलने लगते थे मानो उलाहना दे रहे हो मुझे। यदि उन्हें बांध न रखा जाए तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक आ जाते, परंतु जब मैं चले जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करते रहते। ये हेमंत और बसंत जो कुत्ते थे। सोना की सहज चेतना में भी ने मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। किसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा, ईश्वर का मान मेरे लिए सहज था। तो कहते सोना तो अभी उसके आने के बाद मैं कहीं नहीं गई थी, तो मेरी यात्रा पे जाने पर उसे कैसा दुख होगा, मेरे लौटने की प्रतीक्षा वो कैसे करते इसका मुझे अनुमान ही नहीं था। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। अब कहते पैदल आने जाने का जो गर्मी की छुट्टियां थी वो समाप्त हो जाती है।
2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब पिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। जो बिछड़े हुए थे पालतू जीव महादेवी जी ने पाल रखे थे, सब में कोलाहल होने लगा महादेवी के वापिस आने पर। गोधुली बिल्ली थी कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनि से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोज रही थी। कहाँ है सोना? क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग क्यों नहीं लगाती, ये देखना चाहते थे महादेव वर्मा। सोना कहाँ है पूछने पर माली आगे पहुँचने लगा। वो चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही मुझे ये जानकारी दे दी थी कि सोना का क्या हुआ होगा। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजते से वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। अब न तो लड़कियां थी छात्रावास में जो उनके साथ वो अपना समय बिताती, न फ्लोरा रही थी उसके साथ में, न महादेवी वर्मा थी। तो इन सब का अभाव के कारण सोना है वो कभी कभी छात्रावास का जो कंपाउंड था उसे छोड़कर बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। तो इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उसको मारकर उसका मांस खाने वाले लोग बहुत थे। किसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था कि अब ये जानता था माली कैसे लोग बहुत हैं, तो इसलिए उसको बांध कर रखने लगे थे लंबी सी रस्सी से। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधना की सीमा बोलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। तो कहते एक दिन न जाने क्यों वो ऐसी उछली कि किस स्तब्धता, किस मौन, किस शांति की स्थिति में बंधना की सीमा को भूलने को कि मुझे बांधा हुआ है इसको भूल गई वो, और इतनी ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण अब रस्सी जैसे उछली तो रस्सी का दबाव उस पर वापिस पड़ा तो मुंह के बल आकर गिरती है धरती पर, और यही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। सब उस सुनहली रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराया और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का है वो अंत हुआ। इस प्रकार से अंत हुआ। यह सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ता है। तो कहते ये सब मैंने सोचा था कि अब मैं हिरण है वो नहीं पालूंगी। जब सोना का ऐसा दुखद अंत हुआ था तो महादेव वर्मा निश्चय किया था कि अब आगे से मैं हिरण को कभी नहीं पालूंगी। लेकिन अब फिर से उनके सामने एक हिरण के बच्चे को पालने का प्रस्ताव है वो रखा गया है। किसके द्वारा? सुस्मिता के द्वारा है वो रखा गया है। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि आज अचानक से मेरी स्मृति में सोना आ गई है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु की जो पौत्री सुस्मिता ने लिखा है कि गत वर्ष उनके पड़ोसी ने उन्हें एक हिरण मिला था। अब बीते कुछ महीनों में हम उसे भोज नहीं करने लगे थे, लेकिन अब मेरे पास जगह का भी अभाव है, वो बड़ा भी हो गया है थोड़ा, तो अब उसके लिए घूमने फिरने के लिए खूब सारी जगह की आवश्यकता है, इसलिए आप क्या उसे पालेंगी? तो कहते हैं कि अब ऐसा जो प्रस्ताव मेरे सामने आया तो मेरे सामने सोना की जो स्मृतियाँ थी, जो यादें थी, वो फिर से है वो तरोताज़ा हो गई थी। मैं फिर से उसे याद करती हूँ। जो मैंने संकल्प लिया था कि मैं अब हिरण को कभी नहीं पालूंगी, तो उस संकल्प को मैंने इसे एक बिल्कुल ऐसे भोले भाले जीव के लिए है वो फिर से अपने इस संकल्प को है मुझे तोड़ना पड़ेगा, इस नियम को है वो भंग करना पड़ेगा, नहीं तो उसे कोमल प्राण जीव की है मैं रक्षा कैसे कर पाऊंगी। तो यही सब विचार है वो महादेवी जी वर्मा है वो करती है। वो सोना की जो स्मृतियाँ थी इस संस्मरण के माध्यम से, इस रेखा चित्र के माध्यम से हमारे सामने है वो महादेवी वर्मा जी ने रखा है। बहुत ही सुंदर वार्ता। इसी के साथ अपनी शास्त्री प्रथम वर्ष की ये जो पुस्तक है वो कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। इसके लेसन है वो सभी हो गए हैं। अब अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो को देखिए, फिर से समझिए और आप पूछने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।